जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये प्रोनाउन की पार्ट सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट के, सी टेट के, सुपर टेट के एग्जाम में या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को जो प्रोनाउन से रिलेटेड है वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जामिनर आपके एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट के एग्जाम में या सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चंस देता है और आपको कंफ्यूज करता है ताकि आप गलत उत्तर पर क्लिक कर सको। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है एवरीवन शुड हेल्प देयर फ्रेंड्स, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों यहां से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोटबुक में नोट डाउन करके रखना। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, याद रखना, एवरीवन हुआ, समवन हुआ, नोबडी हुआ, एवरीथिंग हुआ, नथिंग हुआ, समथिंग हुआ। याद रखना ये सभी कैसे प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, जिसका हमें जेंडर फाइंड आउट ना हो, यानी कि हम जेंडर पता नहीं कर पाए कि ये मेल है या फीमेल है, वही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे मैं कहूं राम, तो आपको पता है राम एक लड़का है, या मैं कहूं सी इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि वह मार्केट जा रही है, तो इस हिसाब से सी जो है वो एक लड़की के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारे क्या है, सी हुआ, राम हुआ, सीता हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे डेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि इनका जेंडर क्या है। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इसमें क्या आपको पता है कि मेल या फीमेल के बारे में बात हो रही है? नहीं पता है, तो इसलिए हमारी ये कैसे प्रोनाउन है, ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिसमें वन और बडी लग जाता है, जिसमें वन और बडी लग जाता है ये हमेशा पर्सन को इंडिकेट करता है, वहीं जिसमें थिंग लग जाता है वो हमेशा किसी वस्तु या थिंग्स को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जेंडर डिसाइड ना हो, क्योंकि यहां पर किसी में भी जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो याद रखना हिज, हर और इट में से हम हिज को प्रायोरिटी देते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था एवरीवन शुड हेल्प देयर फ्रेंड्स, नो एरर। यहां पर एवरीवन हमारा नहीं पता है, तो याद रखना एवरीवन को हम सिंगुलर नाउन में काउंट करेंगे, जो हमारा ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देयर ना होकर हिज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू, ही एंड आई हैव डन देयर ड्यूटी, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछता है, सुपर टेट के एग्जाम में पूछता है। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो सभी कॉन्सेप्ट प्रोनाउन से रिलेटेड हम सीखेंगे जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सेंटेंस में जब दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन या सब्जेक्ट दिए हो तो याद रखना, जैसे कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर आया है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट आते हैं और फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है। जब ये तीनों पर्सन हमारी सेंटेंस में आए हुए हैं तो याद रखना फर्स्ट पर्सन को हम फॉलो करेंगे। किसको करेंगे? फर्स्ट पर्सन को हम फॉलो करेंगे और आई को और के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, यानी कि आई के अकॉर्डिंग जो एडजेक्टिव है वो अवर आ जाएगा। वहीं अगर सेकंड और थर्ड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन गायब है, तो यू को फिर हम फॉलो करेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव योर लगाएंगे। वहीं अगर दोबारा से यू और आई दोनों आ जाते हैं तो फिर दोबारा हम फर्स्ट पर्सन को फॉलो करके आई के अकॉर्डिंग अवर का एडजेक्टिव का यूज करेंगे, क्योंकि याद रखना फर्स्ट पर्सन को ही हमें फॉलो करना है और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो तो उस कंडीशन में फिर हम सेकंड पर्सन को फॉलो करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है यू, ही एंड आई हैव डन देयर ड्यूटी। तो यहां पर आपको देखना है क्या फर्स्ट पर्सन आया है? बिल्कुल आया है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर देयर ना होकर क्या लगाएंगे दोस्तों, यहां पर आर लगाएंगे या अवर लगाएंगे। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू एंड ही हैव कंप्लीटेड देयर जॉब, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तब भी एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं। क्या था कॉन्सेप्ट कि याद रखना अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन आ रहे हैं, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
तीनों पर्सन आ रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन को फॉलो करना है हमें, और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम जो एडजेक्टिव है वो अवर लगाएंगे। वहीं अगर सेकंड और थर्ड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन गायब है, तो उस कंडीशन में फिर हम सेकंड पर्सन को मजबूरन फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम योर लगाएंगे। वहीं अगर फिर सेकंड और फर्स्ट पर्सन दोनों ही दे रखे हैं तो हम फिर फर्स्ट पर्सन को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अवर लगाएंगे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा कि यू एंड ही, यहां पर फर्स्ट पर्सन गायब है तो उस कंडीशन में यू के अकॉर्डिंग यहां पर देर ना होकर योर हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से आपके यूपी टेट के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। ग्रामर कोई हुआ नहीं है दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर, आप बहुत ही आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दे रूइंड देमसेल्व्स, यहां पर उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। रूइंड का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद कर लेना है। क्या होता है? बर्बाद कर लेना। इस सेंटेंस में आपको ये जो देमसेल्व्स है ये बताना है ये क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एम्फेटिक प्रोनाउन है, सी ऑप्शन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चों ने जिन्होंने नहीं सीखा है इस कॉन्सेप्ट को उनके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, मगर आज ये सभी टिपिकलिटी सभी परेशानियां रिजॉल्व होने वाली हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को विशेषकर सीखिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट दोस्तों? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंटेंस में वर्ब देखिए, अगर वर्ब से पहले कोई आया है तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, वहीं वर्ब के बाद यानी कि राइट हैंड साइड में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इस एम्फेटिक का मतलब होता है खुद। ये खुद क्या होता है अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके डोंट वरी। वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में अनुवाद होता है खुद को या खुद के लिए। अब ये खुद या खुद को खुद के लिए आखिर ये सब चीजें है क्या, कैसे हम इन कंफ्यूजन को दूर करें? तो देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मोहन ने खुद के लिए शर्ट खरीदी, मोहन ने खुद के लिए शर्ट खरीदी, मोहन बॉट हिमसेल्फ अ शर्ट। तो यहां पर जरा मुझे बताओ ये जो मोहन ने खुद के लिए शर्ट खरीदी, इस सेंटेंस में ये जो शर्ट का खरीदना हुआ है तो वो खुद मोहन के लिए हुआ है या किसी दूसरे के लिए? तो आपका जवाब होगा सर मोहन ने खुद के लिए शर्ट खरीदी, मतलब कि मोहन खुद पहनेगा इस शर्ट को, किसी दूसरे को नहीं देगा। जी बहुत अच्छा। दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, मोहन ने खुद शर्ट खरीदी, तो मोहन ने यहां पर खरीदा तो मोहन ने, मगर ये जोर दे रहा है मोहन कि भैया मैंने ये शर्ट खरीदी है, खुद खरीदी है। हो सकता है मैं अपने भाई को दे दूं, हो सकता है अपने दोस्त को दे दूं। तो यानी कि नीचे वाले सेंटेंस में मोहन हिमसेल्फ बॉट अ शर्ट, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में ये जो वर्ब है बॉट उसके बाद हिमसेल्फ आया है, और नीचे वाले सेंटेंस में वर्ब हमारी बॉट है उसके पहले हिमसेल्फ आया है। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना कि जब सब्जेक्ट हमारा मोहन है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, क्या काम किया गया है? शर्ट खरीदना। खुद सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन पड़े, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कार्य खुद सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन डालता हो, वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि मोहन ने खुद के लिए शर्ट खरीदी का मतलब यह है मोहन जो है वो अब खुद के लिए काम कर रहा है, वो किसी और को शर्ट नहीं देगा। वहीं नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में मोहन ने खुद शर्ट खरीदी, यानी कि ये जोर दे रहा है, एक तरीके से प्रेशर डाल रहा है अपने काम पर कि हाँ ये भैया मैंने शर्ट खरीदी है, हो सकता है मैं अपने भाई को दे दूं, दोस्त को दे दूं। तो यहां पर वर्ब से पहले ये वाला प्रोनाउन लिखा जाएगा और इसी को ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है शर्ट खरीदने का, वो शर्ट खुद सब्जेक्ट पर प्रभाव डालती हो, इफेक्ट डालती हो, तो उसी को ही यानी कि रिफ्लेक्शन डालती हो, तो उसी को ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और दोस्तों एक ट्रिक और है कि वर्ब से पहले एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। राइट हैंड साइड में आर से रिफ्लेक्सिव याद कर लेना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा? दे रूइंड देमसेल्फ। रूइंड हमारी वर्ब है, वर्ब के राइट हैंड साइड में क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। दे रूइंड देमसेल्व्स, यानी कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। तो यानी कि एक तरीके से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है दे पर, तो इस
के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव केस जो होती है जैसे आई, बी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी याद रखना, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का माई सेल्फ हो जाएगा, बी का अवर सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। याद रखना ये जो सेल्फ है ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जहां पर SELF लग जाता है तो यानी कि हमें पता है ये सिंगुलर है। वहीं अगर SELVES लग जाता है इसका मतलब प्लूरल है। ओके, तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सी हर सेल्फ कॉल्ड द एम्बुलेंस, यानी कि उसने खुद एम्बुलेंस बुलाई, खुद के लिए नहीं बुलाई, खुद बुलाई एम्बुलेंस, यानी कि जोर दे रहा है एम्बुलेंस के बुलाए जाने पर। तो यहां पर आपको अब पता लग चुका होगा कि ये हर सेल्फ जो है कौन सा प्रोनाउन है। ए ऑप्शन एम्फेटिक प्रोनाउन, बी ऑप्शन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सी ऑप्शन पजेसिव प्रोनाउन या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों मैं आपको बता कर चुका हूं कि वर्ब से पहले एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट पर डालता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जोर दिया जाता है काम पर। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपने मतलब जो चाय है वो खुद के लिए बनाई, यानी कि आप किसी और को नहीं दोगे, खुद पियोगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। वहीं मैं कहूं आपसे कि आपने खुद चाय बनाई तो यहां पर आप जोर दोगे, यानी कि एक तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब खुद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब खुद के लिए। ओके, तो इस बात को आपको विशेषकर याद रखना है। तो यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले एम्फेटिक प्रोनाउन आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नाउ विनय एंड मोहन गेव गिफ्ट टू वन अनदर, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है एग्जामिनर ये फिलर के रूप में पूछ ले, हो सकता है एरर के रूप में पूछ ले, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फिलर और एरर किसी के भी रूप में एग्जामिनर क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में दे दे, आप बहुत ही आसानी से, सरलता से, आसानी से कर लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसका देखते हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्रोनाउन का एक काइंड होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। एक होता है ईच अदर, ये हमेशा दो लोगों के लिए आता है, केवल और केवल दो लोगों की बात करता है, 2 पर्सन की बात करता है। वहीं वन अनदर की बात करें तो याद रखना 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट। और यहां से VIMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको आसानी हो जाए रिवीजन करने में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। विनय एंड मोहन, कितने लोग हैं? एक विनय है, दूसरा मोहन है, 2 लोगों की बात कर रहा है। गेव गिफ्ट टू वन अनदर नहीं होगा भैया, ईच अदर हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहां से कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सी इज द सेम गर्ल whom we met yesterday। वह, यानी कि वह सेम गर्ल है, अरे वह तो वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि दोस्तों भैया यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल हुआ, समथिंग हुआ, नथिंग हुआ, द सेम हुआ, द ओनली हुआ, लिटिल हुआ, फ्यू हुआ या एवरीथिंग हुआ। अगर ये सेंटेंस में दिख जाए, अगर ये वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो याद रखना यहां पर हमेशा जो कंजक्शन यूज किया जाएगा वो दैट का यूज किया जाएगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, गोल्ड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ऑल आया है, मैंने अभी बताया था कि ऑल आ जाए, समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए तो याद रखना जो कंजक्शन होगा वो दैट का यूज किया जाएगा। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन था हमारा? सी इज द सेम गर्ल, द सेम आया है, यहां पर whom ना होकर किसका यूज हो जाएगा? दैट का यूज हो जाएगा, यानी कि जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहां से मैं हर एक कॉन्सेप्ट को इन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत ही आसान और सरल भाषा में बता रहा हूं। अगर आपको तब भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं,
निश्चित ही बस आप एक ईमानदारी से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि नहीं, अब मुझे बस पढ़ना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जल्दी लग रही है तो प्लीज आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन whom I saw yesterday no error। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल द आया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो यहां पर whom का यूज ना होकर किसका यूज हो जाएगा दोस्तों, दैट का यूज हो जाएगा। पढ़ने में तो सही लगेगा, आप हिंदी बनाओगे बिल्कुल सही लगेगा, बट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो यहां पर किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा, whom का नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव डन हर वर्क नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। बार बार आपके यूपी टेट के, सुपर टेट के, यूपी टेट और सुपर टेट दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन, VIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको सीख लीजिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि याद रखना दोस्तों, सेंटेंस में लाइक या अनलाइक, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अगर ये वर्ड्स दिख जाते हैं और इन वर्ड्स के पहले एक सब्जेक्ट दे रखा हो या इन वर्ड्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट दे रखा हो, तो याद रखना दोस्तों जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। तो आपको लगेगा सर यहां पर तो फ्रेंड्स आया है, इसके अकॉर्डिंग हैव सही तो है, नहीं दोस्तों ये गलत है। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो हैज हो जाएगी, यानी कि हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा रीता के अकॉर्डिंग हैज डन हर वर्क हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों हर कॉन्सेप्ट को, इंग्लिश ग्रामर के हर चीज को, हर टॉपिक को आप आसानी से सरल भाषा में मेरे द्वारा सीख सकेंगे। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बोथ देयर लगेज नो एरर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार बोल रहा हूं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जामिनर कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है, तो हर कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें भारी पड़ना है एग्जामिनर के दिए हुए क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा दोस्तों, याद रखना, नीदर ऑफ हुआ, ईच ऑफ हुआ, एवरीवन ऑफ हुआ, नन ऑफ हुआ या वन ऑफ हुआ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कैसा आता है, हमेशा प्लूरल नाउन आता है, बहुवचन आता है। और याद रखना दोस्तों जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। और याद रखना जो एडजेक्टिव आएगा वो हिज, हर, इट और देयर में से सिर्फ और सिर्फ हिज को हम प्रायोरिटी देते हैं। इस बात को आप लिखित रूप में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है आप सीख चुके हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो यहां पर देख सकते हैं नीदर ऑफ आया है, प्लूरल नाउन भी आया है। नाउन से पहले ये जो टू लग गया क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कई बार मैं इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। और अगर दोस्तों आपको क्विक रिवीजन करना है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक एक मिनट में हर कॉन्सेप्ट क्लियर देखिएगा। जरा आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। हर कॉन्सेप्ट को मैंने एक मिनट में सरल और आसान भाषा में क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहां पर समझते हैं आखिर किस पार्ट में एरर है। तो नीदर ऑफ हुआ,
बिल्कुल हुआ। इसके बाद यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है, बिल्कुल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ देयर लगेज, तो यहां पर देयर ना होकर दोस्तों क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और एग्जामिनर इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा कि अभ्यर्थी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए, बट अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एग्जामिनर इस क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है लगेज में, लगेजिश भी कर सकता था। क्या कर सकता था, लगेजिश भी कर सकता था, यहां पर एस लगा कर दे सकता था। तो याद रखना लगेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का भी यूज नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर सिंगुलर और फिर प्लूरल कैसे बनाएंगे अनकाउंटेबल नाउन का? तो याद रखना अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ लगाकर या ऑल पीसीस ऑफ लगाकर हम इसका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि अ पीस ऑफ लगेज या फिर ऑल पीसीस ऑफ लगेज। ओके, तो इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इस हिसाब से यहां पर हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 यानी कि जो भी अब बचे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, वो मैं अगली वीडियो में पार्ट 3 की प्रोनाउन की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा बहुत भी हेल्प किए, तो प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिए, उनका भला हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो में थोड़ी भी आपकी हेल्प की है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ा वेट कीजिए। एक बार नए फिर धमाकेदार ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।